कहते हैं उदास न हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए। क्या कहना है? उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, तेरी किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। जी हाँ बच्चों, बहुत ही ज्यादा उमंग और जोश और उम्मीद के साथ में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का ध्रुवा कैरियर इंस्टीट्यूट के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। अभी आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और आपने अपनी पढ़ाई की होगी फिजिक्स में, जैसे भी की होगी। थोड़ा सा आपने न्यूमेरिकल लगाया होगा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स लगे होंगे, कुछ थ्योरी आपने अच्छे से सीखी होंगी, माने कुछ कमियां आपकी रही होंगी और कुछ चीजें बहुत अच्छे से आप सीख पाए होंगे। और अभी जब आप क्लास 12th में आएंगे बेटा, तो आपका जस्ट फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा है वो एकदम जो सीखा हुआ चीज है, वहां से जो टूल्स आपने सीखे हैं, कैलकुलेशंस जो स्ट्रॉन्ग आपने वहां पे किए हैं, है ना, वही आपको 12th में काम आएगा। बाकी कुछ टॉपिक्स आपको उनसे रिलेटेड टॉपिक आपको 12th में मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर बेटा ये डर जरूर लग रहा होगा कि क्लास 11th में तो हमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, तो क्या क्लास 12th की फिजिक्स में भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे? तो डरना नहीं है। उसी समस्या के समाधान के लिए मैं आपका ध्रुव सर आप सभी बच्चों का संकल्प बैच में स्वागत करते हैं, जिसमें बेटा मैं आपके लिए प्रतिदिन क्लास 12th की फिजिक्स के लेक्चर्स लेकर के आता रहूंगा। जी हाँ, बड़े ही आसान और सरल शब्दों में मैं उन लेक्चर्स को लेकर के आता रहूंगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का उसमें प्रयास कर रहा हूं, ताकि उन सभी बच्चों को समझ में आ जाए जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ढंग से पढ़ाई नहीं की है। क्या हुआ अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं कर पाए? 12th आपका है और इसमें आप बेहतरीन कर पाएंगे। अगर आपने मन के अंदर बेटा ठान लिया और ये सोच लिया कि मुझे सीखना है, तो जब आप ये ठान लेते हो कि मुझे सीखना है, तब आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप उसको सीख करके ही रहते हो। तो सारा गेम आपका सिर्फ यहाँ पे माइंडसेट कर लेने का है, सोच लेने का है कि मुझे सीखना है। जब मुझे सीखना है तो कितनी भी परेशानी आएंगी, कितना भी हमें मेहनत करना पड़े, हम उसके पीछे लग जाते हैं सीखने के लिए। तो बस आपको अपना माइंडसेट बना लेना है और जुड़ जाना है मेरे साथ, और फिर फिजिक्स में आप देख पाएंगे कि आपकी जो कमियां थी, जो क्लास फर्स्ट ईयर में आप नहीं कर पाते थे, वो सारी कमियां इस लेक्चर को देखते हुए वो दूर हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आपका फिजिक्स जो क्लास 12th में आप पढ़ेंगे वो बेहतरीन हो रहा है। यह लेक्चर, जी हाँ बच्चों, यह लेक्चर पूरी तरह से 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए है। जो 2027 में बच्चे हमारे जा रहे हैं पेपर देने, उनके लिए यह लेक्चर है। उसको देख करके, उन सभी लेक्चर्स को आप देख करके आप नोट्स बनाइए, अभी से अपने प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अभी हमारा फरवरी माह भी खत्म हो गया। ये समझ लीजिए कि आप मार्च में प्रवेश कर गए और मार्च से फरवरी तक का समय आप देख सकते हैं कि लगभग 11 महीने बचते हैं आपके पास। तो चैप्टर्स भी बड़े हैं, टॉपिक्स भी बड़े हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हमें सीखना है, प्रैक्टिकली सीखना है, कुछ थ्योरी से भी सीखना है। इसलिए अभी से लग जाइए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए और बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे आप सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पुनः अपने इस क्लास में। तो आइए, आज के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल देख करके तो जान ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, चैप्टर 1 होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, क्लास 12th का। जी हाँ, आप क्लास 12th में प्रवेश कर गए हैं। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा कि क्लास 12th में आ गए हो? पक्का नहीं यकीन हो रहा है? जी हाँ, आप ही से हम कह रहे हैं। आप यकीन मानो कि अगर आपने बेटा बहुत ही शिद्दत से इस लेक्चर को देख लिया, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे आपके लिए ओरिएंटेड होंगे। आप ऐसा मानोगे कि मेरे मन की ही बात इसमें कही जा रही है। सारा चीज हम स्टेप टू स्टेप आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ताकि छोटी सी छोटी चीजें और बड़ी सी बड़ी चीजें दोनों आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से समझ में आ जाएं, ठीक है। तो डरना, घबराना और उलझन में होना नहीं है, बस आपका साथ चाहिए और आपका अटूट विश्वास चाहिए, जिसके जरिए मैं आपको सफलता दिलाने के लिए यहां पर दिन रात एक कर दूंगा। पढ़ाने के लिए मैं एकदम बेताब हूं। बस आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, मेहनती बच्चे मिल जाएं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ जो है टाइम पास नहीं करना चाहते कि हाँ ठीक है 12th ही तो है, क्या है, हम जब एग्जाम आएगा तो विद्या क्वेश्चन बैंक या और कोई
फला क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, उसको रट करके हम तो पास हो जाएंगे, हम तो पास होने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर ऐसे कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट आपको पास करवाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। अगर इस लेक्चर को देख करके आप सीखते हो बेटा और आप अपनी नोट्स बनाते हो, जो आपको नॉलेज होएगा बेटा इससे, वो आपके एग्जाम में बखूबी तरीके से आप कर पाएंगे, लिख पाएंगे। अगर आप रटेंगे तो आज अगर आपने रट लिया 2 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर सीखेंगे तो वो कॉग्निटिव माइंड का हिस्सा हो जाता है, वो हमेशा आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। समझ पाए? तो बस आपको ठान लेना है और जो भी लेक्चर्स आगे इसी चैनल पे आएंगे उन्हें आपको बड़ी ही ईमानदारी तरीके से बेटा देखते जाना है, ठीक है ना। विश्वास करके देखो, पहले पढ़ो फिर विश्वास करो कि क्या आपका यहां से बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। फिर आप कहोगे सर जी, कि आप ही मैसेज करोगे सर अगला लेक्चर कब आ रहा है, सर अगला लेक्चर कब आ रहा है। यहां पर आपको 1 भी रुपया नहीं पे करना है। यह बैच आप सभी बच्चों के लिए जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो दूर दराज रहते हैं, जो हमारी बहन यहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो बहुत दूर रहती हैं, कोई सुविधा नहीं है यहां तक आने के लिए मेरे कोचिंग तक, है ना। और ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे भाई बहन होते हैं जिनके घर में किसी तरीके से बेटा स्कूल की फीस ही अदा हो पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी एक गरीब घर से हूं, मैंने भी ट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा झेला है। मैं जानता हूं कि जब पैसे नहीं रहते हैं तो पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाती है, किसी का सहयोग भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन सभी समस्याओं के लिए, जो समस्याएं आपकी पढ़ाई में अड़चन बन रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान हम आपके समक्ष लेकर के खड़े हुए हैं और आपसे वादा करते हैं कि पूरा वर्ष आपको फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब चैनल पर। आप अपने घर पे बैठ करके इस पूरे लेक्चर को देख करके आप अपनी तैयारी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए बेटा। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ आपका समय और आपका अटूट विश्वास और पूरी ईमानदारी चाहिए। बस मैं इसी चीज को हथियार बना करके इस तरह का लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा बेटा, इस तरह की फिजिक्स की तैयारी करवा दूंगा कि आप कहोगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कहोगे वाह सर जी मजा आ गया, आपने फ्री में इतना अच्छा काम कर दिया। ठीक है, तो बस इसी उम्मीद के साथ में और इसी जोश के साथ में आज ये इस बैच की पहली क्लास होने वाली है बेटा। हम बहुत ही छोटा कुछ बात करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी आज बातें नहीं करने वाले हैं और आपको देख करके बड़ा मजा आएगा कि क्या हम बहुत अच्छे ढंग से सच में पढ़ाई करने लगे हैं। अभी हम 11th में नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन यार 12th में तो हमने ठान लिया है कि हमको बहुत ढंग से पढ़ना है और बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर के आना है। जी हाँ बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। टाइम को और ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ ज्यादा बोल गए हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये पहली क्लास है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी बच्चों को मोटिवेट करने में, है ना। तो ये जो भी बातें हम बोल रहे हैं बेटा, ये अनावश्यक नहीं है, ये फैक्ट बातें हैं और जो भी इस वीडियो का उद्देश्य था, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके बारे में हम आपको परिचय दे रहे हैं। तो हमने इस लेक्चर में सबसे पहले पहली यूनिट को टारगेट किया है। पहली यूनिट क्या है हमारी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बेटा, जो कि बोर्ड एग्जाम में बेटा यहां से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। कितने मार्क्स के बनते हैं बेटा? 8 मार्क्स। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। देखने में तो नंबर बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना सर, तब आपको रियलाइज होगा कि ये 8 मार्क्स को गेन करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है तो लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा लेंदी है। लेकिन भाई साहब यकीन मानिए, विश्वास करिए कि जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, आपको वही सारी चीजें बहुत ही मजेदार लगने लगेंगी और आपको लगेगा यार यही पढ़ना था। अभी तक तो 12th का बहुत बड़ा हुआ था, अरे 12th में ये होता है वो होता है, सर आपने तो बड़ा अच्छा समझा दिया, हमको तो एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। जी हाँ बच्चों, हम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। कहीं भी आपको किसी ऑफरबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी बहकावे में नहीं पड़ना है, किसी लालच में नहीं पड़ना है। अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ में, और फिर आप अपने आप को बदलता हुआ पाएंगे मेरे भाई। बस आपकी ईमानदारी और आपका लगन आपको इस सफलता दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, तो आइए, पहला हमने जैसे बताया कि हमारी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहां से बेटा बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। या जो हमने बताया ना कि यह बैच पूरी तरह से 2027 में बोर्ड देने वाले बच्चों के लिए है। जी हाँ, मैं एक बार रिपीट कर दिया फिर से, ठीक है ना। तो आप इसको एकदम से पूरा ध्यान में रखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, इस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, तो हमने 4 चैप्टर्स को कैटेगराइज किया हुआ है जो कि इस यूनिट के अंतर्गत
आते हैं। पहला क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, समझ में आ रहा है। दूसरा इसी तरीके से हमने ले रखा है गॉस थ्योरम। ये एक एक चैप्टर बेटा जब आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको जो फीलिंग यहाँ पे आएगी ना सर, आपको मजा आ जाएगा देख करके, यकीन मानिए मेरा। बस कह तो रहा हूं कि खाली भरोसा करके इस लेक्चर को देखिए। आप कमेंट में खुद लिख के जाएंगे सर बहुत अच्छा समझाया आपने, और मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा, मैं पूरी तरीके से ईमानदारी से समझाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है सर, मैं एकदम पढ़ाने के लिए रेडी हूं, बस आप रेडी हो कि नहीं पढ़ने के लिए ये अपने आप को चेक करिए और इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक, आइए तीसरा चैप्टर इसी यूनिट का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंतर्गत मेरे लाल इन 4 चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, बहुत ही सही ढंग से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 8 मार्क्स हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर इन 4 चैप्टर्स को आपने ढंग से पढ़ लिया तो ये 8 मार्क्स आपके, कहीं भी कुछ भी एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। कब नहीं कटेगा, जब बहुत ही अच्छे ढंग से आप पूरे सिलेबस को मेरे लाल क्या करोगे, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे। सिलेबस अगर आपको पता होगा ना तो आप अच्छे से कर पाएंगे। सिलेबस ही नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है तो अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो पेपर जो बनेगा वो कहां से बनेगा, सिलेबस से बनेगा। पेपर सिलेबस से बाहर से तो आ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस मेरे लाल कवर करना है, बहुत ही सही ढंग से नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते जाइएगा अपने सहूलियत के हिसाब से। बाकी तो पढ़ाने के लिए मैं बैठा ही हूं, बस आओ। तो आपने देखा कि इन 4 चैप्टर्स को पढ़ना है, तो आइए आगे क्या है पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं। क्या आप रेडी हैं? जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, आप रेडी हैं? ठीक है, रेडी हैं तो फटाक से आप अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और जो मैं बता रहा हूं उसको आप नोट करते जाइएगा। ढंग से देखिए, समझिए, तब आपको मजा आएगा कि यार सच में मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ रहे हो भाई साहब। ठीक है ना? तो कहते हैं कि किसी चीज को बहुत जब शिद्दत से आप देखते हो ना, समझते हो ना, तो हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक, लेक्चर को बहुत ही एकांत में कहीं बैठ जाइए और वहां पे देखिए, शोरगोल में ना देखिए कि अलग कोई बात कर रहा है फिर आप लेक्चर को देख रहे हो, हम क्या बोल गए वहां पे, बाहर से क्या साउंड हो गया, दोनों मिक्सअप हो गया, फिर मेरा बताया आपको समझ में नहीं आया। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं आप अपने घर में एक एकांत जगह ढूंढ लीजिए और वहां पर इस लेक्चर को पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ में देखिए, फिर आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आइए चलते हैं आगे और जो है हम आपको पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपका हम परिचय कराएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है ना। फिर आगे हम धीरे धीरे लेक्चर को बढ़ाएंगे जैसे कि आपको चाहिए। ठीक बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा या नहीं पढ़ा वो छोड़ दीजिए, आप अभी क्या पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक बता दीजिए कि किसे कहते हैं और क्या होता है। तो आइए इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। सर आपने तो पहले से लिख रखा है सारा थ्योरी। जी हाँ बच्चों, इसलिए पहले से लिख रखा है कि अगर मैं यहां पर खड़ा होकर के इसके इंट्रोडक्शन को लिखूंगा तो कुछ तो समय आपका जाएगा, कुछ तो समय आपका खराब होगा। तो बस उसी समय को बचाने के लिए पहले से ही मैंने प्रिपेयर करके रखा है कि जस्ट आप सभी बच्चों को समझाऊं और आपका समय बर्बाद करने से बचूं। ठीक है ना, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीज हमें पढ़ना है तो पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। समझ में आ गया? तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक और कुछ नहीं, क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज है, चार्ज के बारे में पढ़ना ही है। जब चार्ज कहां पे हो, एट रेस्ट पे हो, है ना। माने जो चार्ज एट रेस्ट पे होता है, विरामावस्था में होता है, उस चार्ज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हियर वी स्टडी द फोर्सेस, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना, फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं एंड पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, विथ स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज के साथ में। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज अभी रेस्ट पे है तो हम उसे जब पढ़ते हैं तो उस जिस प्रकार की ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ लो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा, समझ लो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक छोटा सा बच्चा है,
क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो अभी जस्ट अभी उसका जन्म हुआ है। समझ लो आज कितनी तारीख है, आज आप किस तारीख को इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख रहे हो। आज है 28 फरवरी 2026 को जो आप लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, तो समझ लो कि आज एक इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई क्यू, यह एक क्या है, यह एक छोटा सा बच्चा है और इसका जन्म हुआ है। क्या हुआ है बेटा, आज इसका जन्म हुआ है, इस छोटे से बच्चे का क्या हुआ है बेटा, जन्म हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि जो छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, तो क्या वो चल फिर पाएगा? फिर आप जहां पे, मान लो ये पेन एक छोटा सा बच्चा है, उसे जहां पर आप रख दोगे वहीं पर वो रखा रहेगा, वो हिलडुल नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा कि आपने यहां रख दिया और वो चल करके यहां आ जाए। कुछ दिन तक तो नहीं चल पाएगा। आप भी जानते होंगे जब मैंने भी जन्म लिया होगा तो मैं भी नहीं चल पाया, आपने भी जब जन्म लिया होगा तो आप भी नहीं चल पाए होंगे। समझ पाए? तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है पीयूष, तो उसे क्या करते हैं, वो कहीं भी जा नहीं पाता। माने वो अगर देखा जाए तो कौन से पोजीशन में होता है, स्टैटिक पोजीशन में होता है। क्या होता है, स्टैटिक पोजीशन में होता है। समझ में आ गई? स्टैटिक माने विरामावस्था में होता है, वो ये अपने मन से यहां से खिसक करके वहां नहीं जा सकता। क्या समझ में आ गया? सर जी आप तो बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हो, आप तो एकदम अपने आसपास के उदाहरण को लेकर के पढ़ा रहे हो। हमारे घर में फिजिक्स थी और हमको नहीं पता। जी हाँ, मैं ऐसे ही प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करूंगा कि आपको कोई बहुत बड़ा उदाहरण न लेना पड़े, आप अपने आसपास ढूंढिए और फिजिक्स आपको चुटकी में समझ में आ जाए। समझ पाए? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस का मतलब कोई एक बच्चा है जो अभी जन्म लिया है और वो अभी एकदम रुका हुआ है, स्टैटिक पोजीशन में है। तो सेम एक क्या है, एक जो बच्चा है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज माने इस बच्चे के बारे में, इस बच्चे के बारे में जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जस्ट अभी चार्ज यहां पर जन्म लिया है। क्या लिया है, चार्ज भी जस्ट जन्म लिया है। इसका बर्थडे भी मनाएंगे हम लोग, चिंता ना करो क्या बनाएंगे, बर्थडे केक भी कटेगा इसका, चिंता ना करो। अभी ये बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है, चार्ज रुका हुआ है। जैसे मैं एक चार्ज हूं, मैं मुझे किसी ने यहां पे रख दिया तो मैं हिलडुल नहीं रहा हूं, देखो ठीक। अब मैं रेस्ट पे हूं, मैं हिलूंगा नहीं, तो मैं कौन हूं, मैं इलेक्ट्रिक चार्ज हूं, मैं अभी रेस्ट पे हूं और इस जिस ब्रांच के अंदर मेरे बारे में पढ़ा जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा। समझ पाए? और इसी ब्रांच के अंदर आप फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, उसके फील्ड्स के बारे में पढ़ोगे, ये जो चार्ज है कौन कौन से फोर्सेस लगा रहा है। छोटा बच्चा है वो फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है, कौन सा फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है। एक छोटा सा जो बच्चा होता है कितना खूबसूरत होता है, गोलू सा, वो सबके मन को मोह लेता है, सबको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। क्या कर लेता है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, सब उसको पसंद करते हैं। ये कितना प्यारा बच्चा है, उसको खिलाएं, ऐसे ऐसे करके खिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको गोदी में खिलाते हैं। समझ पाए अच्छे से? लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना तेज रोते हैं, इतना बवाल मचा देते हैं कि उनसे लोग दूर भागने लगते हैं, अरे इसको भी कौन ले ले, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाएगा वह बच्चा, माने हर किसी के मन को मोह भी लेगा और वह बच्चा अपने आतंक से रो के चिल्ला के लोगों को दूर भी भगाएगा, माने लोगों को बेचैन भी कर सकता है। समझ पाए? तो यहां पर जो बच्चा फोर्स लगाएगा उसके बारे में पढ़ना है, वो अपनी फील्ड्स बनाएगा उसके बारे में पढ़ना है और पोटेंशियल के बारे में हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आया मेरे लाल? है ना, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान भाषा में हम बात करेंगे आपसे और समझाने का प्रयास करेंगे। आइए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं, इस प्रकार का लाउड स्पीकर होता है और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से ये चीज बना हुआ है। अगर आप इसके बारे में भी जो एग्जांपल्स अभी हम लेंगे इसके बारे में भी अगर आप हमको कहोगे तो वीडियो बना करके, डिटेल वीडियो बना करके बेटा हम आपको देंगे। पूरी मदद के लिए हम तैयार हैं, बस आपका इंटेंशन पढ़ने का होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इन जीरोक्स कॉपिंग मशीन जिसको हम प्रिंटर बोल देते हैं उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है ना। और सी हमने एग्जांपल लिया है इन द डिजाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब, इसका भी आप यहां पर इमेज देख सकते हैं। सारे का इमेज जितने भी यहां पर हमने एग्जांपल लिए सबका इमेज हम यहां पर पीआईपी में लगा देंगे, आप उसको देखिए समझिए और अगर उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक, कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं जरूर बनाने का प्रयास करूंगा और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास करूंगा। जो हमारा लास्ट है वो है इन
इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स एंड पाउडर कोटिंग मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ पाए? इसका इमेज ये आप देख सकते हैं। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा और इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जांपल से कौन-कौन से, इसके एप्लीकेशन से कौन-कौन सी चीजें बनी हुई हैं, कहां-कहां प्रयोग किया जाता है, ये चीज हमने आपको बताने का प्रयास किया। क्या आप इतनी बातों से सहमत हैं? समझ में आया अच्छे से? ठीक, क्या हम आगे चल सकते हैं? आइए आगे चलते हैं। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट का ये रहा चैप्टर नंबर 1। ठीक, आप देख लीजिए कहीं हम आपको जो है गलत तो नहीं बता रहे। ये देखो, ये चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये वाला हम यहां पर बताने वाले हैं। तो हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से मैंने बनाया है बेटा, पीपीटी तैयार की है और आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास भी मैं करूंगा। बस आप पूरी तरीके से डेडिकेट खुद करके आप पूरी अच्छे तरीके से डेडिकेटेड तरीके से देख लीजिए लेक्चर को, नोट्स बना लीजिए अपनी, ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। सर ये कहां से है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, आप क्या बता रहे हो? फिजिक्स की कोई भी किताब उठा के देख लो, इवन एनसीईआरटी भी उठा के देख लो, सबसे पहले जिस चीज की बात की गई है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात की गई है। समझ पाए? डायरेक्ट तरीके से नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से। सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ही हमको फिजिक्स सिखाने में मदद करता है क्लास 12th की। तो जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आप ये जान जाओगे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से ही क्यों मैंने स्टार्ट किया। ठीक, तो कीप वॉचिंग, आप देखते रहिए और समझते रहिए कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और आप अपने लाइफ में किए भी होंगे और आप उसको करके आज यहां पर मेरे सामने बैठे हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि आपने पीछे जो किया वही से हम आपको फिजिक्स सिखा देंगे। क्या करने वाले हैं हम? जो आपने पीछे एग्जांपल्स किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं अपने लाइफ में, वही से मैं आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी सिखाने वाला हूं। घबराने की कोई बात नहीं है, बस पढ़ते रहिए, दोनों भाई मिलकर तबाही मचाएंगे। समझ में आएगा, मेरी 100% गारंटी आपको भाई। ठीक, बस आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए पढ़ाई में अपने, क्योंकि भैया अगर ईमानदार नहीं होंगे ना, लग्गी से घास खिलाएंगे ना, बीरबल की जैसे खिचड़ी पकाएंगे ना, तो कुछ नहीं होगा जीवन में। आपको उतरना पड़ेगा मैदान में और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना पड़ेगा। समझ पाए? अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। आपका अपना मुंशी कोई रखना नहीं है कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होएगा। आपको उतरना पड़ेगा, आपको स्वयं उतरना पड़ेगा, आप स्वयं पढ़ोगे और आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, तब सफलता कदम चूमेगी, ऐसे नहीं चूमती। आइए, तो आपने देखा होगा कि जब आप एक किसी ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हो ऐसे ऐसे, तो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को ये जो कांच का रॉड है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, खींचने लगता है। ये बात हो गई। आपने अपने पेन को ऐसे ऐसे रगड़ा होगा, कैसे? ऐसे। फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ देखा होगा कि ये जो पेन है वो अट्रैक्ट कर रही है। दो उदाहरण हो गया। ठीक, जब आप तुरंत नहाते हो और जब आपके बाल सूखे रहते हैं और फिर जब कंघी लेकर के आप ऐसे ऐसे करते हो तो जो आपके बाल हैं उन कंघी में अट्रैक्ट होते हैं और वो खड़े हो जाते हैं इस तरह से, है ना। तीन उदाहरण। क्या आप सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये तीनों एग्जांपल्स क्या आपने नहीं किया है? ये पेन वाला तो आप ही किए थे, हमको ही बता रहे थे सर बहुत मजा आ रहा है इसको करने में। सर आपको हम जादू दिखाएं, देखो जब हम पेन को इसी से रगड़ते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े टंग जाते हैं और सब बच्चे कहते हैं तो वाह वाह इसको तो जादू आती है। जादू नहीं थी। दिस फिनोमेना इज नोन एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी इफेक्ट को, इसी फिनोमेनन को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का नाम फिजिक्स के अंदर दिया गया है और जो मैं आपको ये अभी सब बता रहा हूं यही है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। किसी चीज को जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जो छोटी छोटी लाइट्स ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन यू रब्ड अ ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, then you can see the glass rod acquired some positive charge and the silk cloth acquired some negative charge। समझ पाए? और उसके बाद में जो ग्लास रॉड है attracts light object toward itself and this phenomena is known as the frictional electricity। समझ पाए अच्छे से? कोई दिक्कत की बात?
ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ते हो तो इसके अंदर एक ऐसी खूबी आ जाती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने लगती हैं। सेम उसी प्रकार से पेन के अंदर आ जाती है, सेम उसी प्रकार से इस कॉम्ब के अंदर आ जाती है, कंघी के अंदर आ जाती है। समझ पाए? तो हम अपने प्रीवियस लाइफ में भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को प्रयोग में ला करके प्रैक्टिकल करके यहां तक पहुंच चुके हैं। और इवन जब आप अपनी शर्ट को बाहर निकालते हो ऐसे तो चटचटाने की आवाज आती है, स्पार्कल्स है ना निकलते हैं यहां से, ऐसा देखा है। ठीक, ये चीजें आपको एकदम नॉर्मल लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिल गई होंगी। तो इस सारे इफेक्ट को हम बेटा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? बताया था ना कि बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपके आसपास के उदाहरण लेकर के समझाऊंगा भाई। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आपको हम बताते हैं कि जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है उसके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। एज अ फैक्चुअल टर्म में कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है भाई। हम किसी को तो उदाहरण तो बताने नहीं लगेंगे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, तो उसको कुछ बताना भी पड़ेगा, थ्योरेटिकल चीज में लिखना भी पड़ेगा। तो कैसे उसको हम थ्योरी में लिखेंगे, कैसे उसे हम कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, ये भी तो जरूरी है। तो कुछ बातें हमने पहले से लिख रखी है, उसी को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहली बात क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस। रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे attract light objects is called electricity। समझ पाए क्या कह रहा है बेटा? बहुत ध्यान से सुनिए कि द प्रॉपर्टी, वह गुण ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस, रगड़े हुए सब्सटेंसेस का, है ना, ड्यू टू विच, जिसके कारण वो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और रगड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन से बना फ्रिक्शनल, और उसी टर्म को दोनों को जोड़ करके बना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप सोच पा रहे हो? क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हम कह रहे हैं? ठीक, अगर आ रहा है बच्चों तो कमेंट में बहुत शानदार जानदार तरीके से थंब इंप्रेशन मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं ये समझ जाऊं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, समझ पाए? क्योंकि मेरी सफलता तभी निश्चित होगी जब आपको समझ में आएगा और आप सफल होंगे। एक टीचर को अच्छा बनाने में या टीचर को यहां से यहां तक पहुंचाने में सिर्फ बच्चों का ही योगदान होता है। आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे ही टीचर को महान बनाते हैं। ठीक, और टीचर भी, जब बच्चे अच्छे मिलते हैं पढ़ने वाले, तो टीचर भी बेटा बहुत शानदार जानदार तरीके से, ईमानदारी तरीके से उसको पढ़ाने में लग जाता है। ठीक, तो मेरी यही आशा है कि आप सभी बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हो, आप बेटा बहुत अच्छे हैं। आप जहां पे हैं, जिस स्थिति में हैं, बस ईमानदारी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करते जाइए। ठीक, भरोसा रखिए, आप एक दिन जरूर निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप अपनी कंसिस्टेंसी को, आप अपनी ईमानदारी को, अपनी मेहनत को कम ना करिएगा। ठीक है ना? तो आइए, इसमें क्या बताया, दूसरा बात क्या है कि द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग, है ना, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, डेवलप्ड होती है बाय रबिंग, रबिंग माने रगड़ने के द्वारा, और फ्रिक्शन, अब उसे रगड़ने को चाहे रबिंग कह लो चाहे फ्रिक्शन कह लो, माने जो इलेक्ट्रिसिटी रगड़ने से या घिसने से जो पैदा होती है, इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में हमने बात किया था। तीसरी बात क्या है कि द रब्ड सब्सटेंसेस, द रब्ड सब्सटेंसेस विच शोज दिस प्रॉपर्टी, जो भी रगड़ा हुआ सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को बेटा दिखाता है, अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को, आर से टू हैव बिकम इलेक्ट्रिफाइड, तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिफाइड माने आवेशित कहा जाता है। ठीक, जब आप पेन को अपने बालों से रगड़ते हो तो इस पेन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जो छोटे छोटे लाइट्स ऑब्जेक्ट को, कागज के टुकड़े उकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है ना। तब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो पेन है आपकी है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जो उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तब इस पेन को हम इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं कि इसके अंदर आवेश आ गया है या ये आवेशित हो गई है, चार्ज्ड हो गई है। समझ पाए अच्छे से? और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड या उसे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड भी बोल देते हैं। क्या बेटा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये तीन मुख्य बातें हैं, आपको समझ में आया मेरे लाल? ठीक, आया तो बहुत शानदार जानदार तरीके से आप इसको कॉपी में अपने नोट कर लीजिए और बार बार इसे रिपीट करते रहिएगा, है ना, समझ के रिपीट करिएगा, रटना नहीं है। ठीक, आगे चलिए और आपको हम बताते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि हिस्टोरिकल व्यू ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कहीं हम ऐसे ही अचानक से अपने मन से मनगढ़ंत कहानी के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। इसका बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक प्रमाण भी रहा है, ठीक, जो कि आपके किताबों में भी लिखा है। किसी भी पब्लिकेशन की आप किताब ले लीजिए बेटा, ये हिस्टोरिकल व्यू कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, ठीक। और जो भी किताबें हैं उनमें यहीं से शुरू होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और आप मानते हो कि बस यहीं से पढ़ना है। आइए जानते हैं कि हिस्टोरिकल व्यू में हम क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो कुछ बातें हमने इसमें भी लिख रखी हैं ताकि आपका समय बचे और आप बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएं। तो आइए, आज से लगभग 600 बीसी पहले, या ऐसे कह सकते हो कि 2600 साल पहले, क्योंकि आज से लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और उसमें 600 और जोड़ लो तो 2600 हो गया, माने 2600 ईयर्स एगो की बात है, पहले की बात है। आज से 2600 साल पहले या 600 बीसी साल पहले थैलस ऑफ मिलेटस, वन ऑफ द फाउंडर ग्रीक साइंस, ग्रीक के थे, कौन थे? फाउंडर थे ग्रीक साइंस के, एक प्रकार के फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे थैलस ऑफ मिलेटस, जो ग्रीक के थे और ग्रीक साइंस के संस्थापक भी थे, ठीक। फर्स्ट नोटिस्ड, इन्होंने नोटिस किया, देखा, दैट कि इफ आ पीस ऑफ एम्बर, पीस ऑफ एम्बर, एम्बर क्या है? तो एम्बर एक प्रकार का सब्सटेंस उस टाइम पे पाया जाता था, उनके टाइम में, है ना। जैसे हमारे टाइम में क्या पाया जाता है? प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। तो ऐसे उनके टाइम में एम्बर नाम का पदार्थ पाया जाता था। इसमें दिया है, इज रब्ड विथ वूलन क्लॉथ्स, जब उसको किसी ऊन के कपड़े से रगड़ा जाता है, ये देखो, है ना, जेली लाइक, है ना। इसको जब इस एम्बर को, ये एम्बर है आपका, क्या है बेटा, और ये क्या है? एक वूलन क्लॉथ है, वूलन क्लॉथ है, समझ पाए अच्छे से? कोई दिक्कत बात? जब इसको रगड़ा जाता है, इट देन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट थिंग्स। तो इसके अंदर क्या हो जाता है बेटा? जब इसको रगड़ा जाता है तो इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि छोटे छोटे कणों को ये अपनी तरफ खींच पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है। इतनी बात हुई आज से 2600 साल पहले। किसने की? थैल्स ऑफ मिलेटस ने की, जो कि ग्रीक के निवासी थे, एक बहुत ही अच्छे फिजिसिस्ट थे, साथ में मैथमेटिशियन भी थे। आप क्लास 10th में थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, इनका ही दिया हुआ है। और यहां पर आकर के फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्ज के बारे में, है ना, उनकी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक। तो ये आपके पुराने संबंधी हैं जो 10th में आपने पढ़ा है और आपका 12th में भी ये आ गए हैं, तो घबराना नहीं है, जान पहचान इनसे आपकी होगी, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई? क्या आप हिस्टोरिकल व्यू ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का पहला पॉइंट आप समझ पाए? ठीक। तो आइए दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि 1600 एडी में, इन 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट नाम के एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे। कौन थे वो? द पर्सनल डॉक्टर टू क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो एलिजाबेथ महारानी थी, रानी थी पहली, है ना, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उनके ये पर्सनल डॉक्टर थे। कौन? विलियम गिलबर्ट साहब, ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी, उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्टडी को बनाया ऑफ द सब्सटेंसेस, बहुत सारे पदार्थों के बारे में, दैट बिहेव लाइक एम्बर, जो कि एम्बर की तरह व्यवहार करते थे। थैल्स ने सिर्फ आपको 2600 साल पहले ये इंट्रोड्यूस किया कि एम्बर नाम का पदार्थ अगर ऊन से रगड़ा जाता है तो उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ 1600 साल पहले, है ना, एक विलियम गिलबर्ट नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक आए जो कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पर्सनल डॉक्टर थे। उन्होंने ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस को ढूंढा जो कि एम्बर की तरह सेम व्यवहार करते थे और एक सिस्टमैटिक स्टडी के अंदर उन्हें रखा, है ना। इन हिज बुक डी मैग्नेटे, अपनी पुस्तक डी मैग्नेटे में उन सभी सब्सटेंसेस के बारे में जिक्र किया। आपके समक्ष उस पुस्तक का प्रीफेस ये रहा, ठीक। समझ पाए अच्छे से? ये बात क्या दोनों आपको समझ में आ गई? तो हमारे दोनों साइंटिस्ट ने, एक ने बताया कि एम्बर कैसे व्यवहार करता है और एक ने बताया कि भैया सिर्फ एम्बर ही नहीं, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो एम्बर की तरह व्यवहार करते हैं। गिलबर्ट साहब ने बताया कि कौन कौन से सब्सटेंस, या बहुत सारे सब्सटेंस की जो लिस्ट बनाई वो एकदम सेम किसकी तरह व्यवहार करते थे? एम्बर की तरह। वो कौन कौन से हैं? तो हम आपको एग्जांपल में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जैसे ग्लास है, एबोनाइट है, रबर है, प्लास्टिक है, एटीसी, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस का एक लिस्ट बनाया, सिस्टमैटिक स्टडी बनाई और अपनी इस पुस्तक डी मैग्नेटे में उनको लिखा, जो कि एम्बर की तरह हूबहू व्यवहार
करते थे। ठीक, और इन्हीं सब्सटेंसेस को जो एम्बर की तरह व्यवहार करते थे, गिलबर्ट साहब ने इलेक्ट्रिकस या इलेक्ट्रिका नाम दिया। ठीक, और ये जो ये इलेक्ट्रिकस या इलेक्ट्रिका वर्ड है, शब्द है, ये आगे चल के दो और नए वर्ड्स को जन्म देता है। वो कौन कौन से हैं आपको हम बताएंगे। पहला शब्द बनता है इलेक्ट्रिक। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक। और इसी से दूसरा शब्द बनता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। सर ये क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। इसे कहते हैं हिंदी में विद्युत। क्या कहते हैं? विद्युत। और इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत। ठीक, आज से पहले बेटा हम आपको बता दें कि आज से पहले आपने ये जो विद्युत शब्द है और जो ये वैद्युत है, इसको एक ही समझा होगा। क्या समझा होगा? एक ही। आपको लगता रहा होगा कि ये जो विद्युत है और जो ये वैद्युत है, दोनों एक ही तो होते हैं, दोनों का तो मतलब एक ही होता है। जी नहीं, मैं यहां पर आपको करेक्ट करूंगा, सही करूंगा कि दोनों शब्द का मतलब अलग अलग होता है। ठीक, तो अगली वीडियो में बेटा इसको हम करेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आशा करते हैं कि लेक्चर बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा और आपने पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे ढंग से देखा होगा और अपनी आप नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज के लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के समझाने का प्रयास किया। इसको आप अपने जैसे बेहतरीन दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। हम ऐसी आपसे आशा करते हैं और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर बेटा सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। अगर आप बेल आइकन को ऑन रखते हैं, नोटिफिकेशन बेल को दबा करके, है ना, तो सारे लेक्चर्स आपको बेटा क्या मिलेंगे टाइम से और आप उनको देख पाएंगे अच्छे ढंग से। और इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप सिर्फ मुझे पीडीएफ मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ इस पूरे लेक्चर का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक हम नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां पर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो बस आज की क्लास इतनी ही। हम आपसे विदा चाहेंगे और मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी जोश और उम्मीद के साथ में हम आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे वीडियो या लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।